के द्वार योगी सरकार है और आज जब सिर्फ अहम कैबिनेट की मीटिंग ही नहीं बल्कि अहम यह है कि सीएम योगी स्नान करेंगे और जिस तारीख पर ये दोनों ही चीजें होने जा रही है वो है 22 जनवरी। स्नान और इतिहास का संयोग जरा जान लीजिए। बैठक आज होगी जिसके बाद योगी कैबिनेट का संगम स्नान होगा 22 जनवरी की तारीख। पिछले साल इसी तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण और रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। आपको याद होगा ठीक एक साल पहले भी एक खूबसूरत तस्वीर देशवासियों को देखने को मिली थी। हालांकि पंचांग के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा की जो पहली वर्षगांठ है वो हम मना चुके हैं पंचांग के अनुसार, और 3 दिन का बकायदा इसके लिए कार्यक्रम भी रखा गया था जिसकी तमाम जो तस्वीरें हैं वो हमने आप तक पहुंचाई थी। 11 जनवरी को मनाई जा चुकी है ये पहली वर्षगांठ। लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर की अगर बात करें तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आज वो अहम तारीख है जब बीते साल प्राण प्रतिष्ठा हुई थी रामलला की, और इसी हिसाब से 22 जनवरी को आज एक साल पूरा होने जा रहा है। एक साल पूरा हो रहा है 22 जनवरी की तारीख। हिंदी पंचांग के अनुसार हम ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मना ही चुके हैं। पहले स्नान के समय सरकार इस ऐतिहासिक दिन को याद करेगी, यानी कि निश्चित तौर पर सीएम योगी कोई ना कोई संदेश जरूर देंगे जब रामलला को याद किया जाएगा, उनका स्मरण किया जाएगा और सनातन की शक्ति को दर्शाया जाएगा कि किस तरीके से सनातन सशक्त हो रहा है। अब ये भी जान लीजिए जो योगी कैबिनेट होगी महाकुंभ में उनमें किन प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। 7 जिलों को मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनाया जा सकता है जिसका जिक्र पहले भी हो चुका है। 7 जिले इसमें होंगे, 7 जिलों को मिलाया जाएगा। अशोक लैंडेड को जमीन देने का प्रस्ताव मिला है और उसके बाद ये जो पूरा धार्मिक संकट है वो बनेगा। लैंड सब्सिडी के प्रावधान के तहत ये जमीन जो है वो मिलेगी। आगरा में नई आवासीय परियोजना बसेगी। इसको लेकर भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस प्रस्ताव पर मोहर लगाई जा सकती है। 40 लाख छात्रों को मिलेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर इस पर मोहर लगाई जा सकती है। तो बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज बनेगा, ये प्रस्ताव भी शामिल इसमें हो सकता है और इस प्रस्ताव पर मोहर लगाई जा सकती है। इसके अलावा हाथरस, बागपत और कासगंज में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, यानी कि जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है उसको मजबूत करने के लिए लगातार हर दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। प्रयागराज, वाराणसी, आगरा नगर निगम का बॉन्ड जारी होगा। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं एक एक सूत्रों के हवाले से कि कौन से वो प्रस्ताव जिन पर मोहर लग सकती है। टाटा टेक्नोलॉजी को सहयोग से 62 ITI का डेवलपमेंट मिलेगा और निश्चित तौर पर जब ये डेवलपमेंट मिलेगा तो यानी कि और भी ज्यादा जो सुधार है वो देखने को मिलेगा। एरोस्पेस और रक्षा इकाई प्रोत्साहन नीति 2024 में रियायत देखने को मिल सकती है, इस पर भी मोहर लगाई जा सकती है। तो ये वो प्रस्ताव है जिन पर मोहर लगाई जा सकती है और यही एक बड़ी वजह है कि योगी की जो कैबिनेट मीटिंग महाकुंभ में होने जा रही है वो बहुत खास हो जाती है। तो योगी की कैबिनेट की बैठक काफी अहम होने वाली है, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मिल्कीपुर सीट से क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प होने वाली है। सीट पर उपचुनाव होना है और 5 फरवरी को यहाँ पर वोट डाले जाने हैं और इस सीट पर 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। लेकिन यहाँ की जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प हो गई है क्योंकि ये लड़ाई सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में है। और इस लड़ाई को और धार देने के लिए आज से 2 दिन बाद यानी कि 24 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में चुनावी रैली करने वाले हैं। लेकिन आखिर कौन सा गणित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिट किया है सीट को जीतने के लिए, तो दूसरी तरफ अखिलेश और अवधेश ने आखिर क्या प्लानिंग की है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जो जंग शुरू हुई थी लोकसभा चुनाव में, उसकी पूर्णाहुति का चुनावी कुंड है मिल्कीपुर विधानसभा। उपचुनाव के नतीजों से जो संदेश निकलेगा 2027 के चुनावों की वो विधिवत घोषणा है। मिल्कीपुर जहां दांव पर लगी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा, वो चुनावी कुरुक्षेत्र है मिल्कीपुर। फैजाबाद सीट से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने वाले अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को कमल की जीत का जिम्मा सौंपा है। मुकाबला बहुत कड़ा है। मिल्कीपुर अयोध्या से 32 किलोमीटर की दूरी पर है।
मिल्कीपुर का जातीय समीकरण भी समझ लेते हैं। मिल्कीपुर में जातियों की बात करें तो 1,25,000 दलित हैं, जिनमें पासी बिरादरी के 55,000 दलित शामिल हैं। 30,000 मुसलमान और 55,000 यादव हैं। ब्राह्मण 60,000 हैं, क्षत्रिय 25,000, वैश्य 20,000। लेकिन कोरी चौरसिया पाल मौर्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। मिल्कीपुर के जातीय गणित को सुलझाने के फॉर्मूले इन्हीं जातियों में गुथे हैं। मिल्कीपुर में इस बार अवधेश प्रसाद की परीक्षा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इस बार उनके बेटे अजीत प्रसाद पर दांव लगाया है। मिल्कीपुर में इस बार की लड़ाई पासी बनाम पासी की है, इसलिए सियासी समीकरण भी बदल गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर के लिए नई रणनीति बनाई है। योगी आदित्यनाथ 24 जनवरी को मिल्कीपुर में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। मिल्कीपुर जीतने के लिए बीजेपी माइक्रो प्लानिंग कर रही है। बीजेपी ने मिल्कीपुर में जाति के हिसाब से मंत्री भी उतारे हैं। जातीय समीकरण के हिसाब से मंत्री चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन इस बार खेल कुछ अलग ही हो रहा है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने सपा के बागी सूरज चौधरी को मिल्कीपुर में चुनाव उतारकर इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी जिस भी तरह का ये लोग साजिशें कर रहे हैं, उसको सब साजिशों को खत्म करते हुए या उनको लांघते हुए मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने जा रही है। मिल्कीपुर में इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव जैसा तालमेल भी नहीं दिख पा रहा। उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की एकजुटता को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। मिल्कीपुर एक ऐसा चुनाव है जहां बीजेपी जीती तो योगी की यूपी में हैट्रिक लगाने का काम करेगी। अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो ये नतीजे अखिलेश यादव की उम्मीदों को बरकरार रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, मिल्कीपुर सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने इस सीट को अपनी नाक की लड़ाई बना ली है और यही वजह है कि लगातार यहाँ पर ताकत भी झोंकी जा रही है। लेकिन मिल्कीपुर सीट पर जीत का गणित क्या है, ये भी समझ लीजिए। कभी कम्युनिस्ट पार्टी का ये गढ़ रहा करता था। मिल्कीपुर विधानसभा सीट 1967 में अस्तित्व में ये आई थी और इसके बाद आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर जिस तरीके से अभी तक, यानी कि अगर हम 67 से अब तक की बात करें तो यहाँ पर हालात और समीकरण लगातार बदले हैं। 3 बार यहां पर कांग्रेस जीत चुकी है, 1 बार जनसंघ और 2 बार बीजेपी को यहां से जीत मिली है। तो 2 बार यहां से बीजेपी जीत कर आई है और 1 बार बीएसपी, 5 बार समाजवादी पार्टी को यहां से जीत मिल चुकी है। लेकिन क्योंकि समीकरण यहां पर, हालात बार बार यहां पर बदले हैं, इसलिए यहां पर देखिए कौन फिर से जीत कर आएगा, किसके खाते में मिल्कीपुर सीट जाएगी, कहना मुश्किल है। 1998 की बात करें तो चुनाव में एसपी को पहली बार यहां पर समाजवादी पार्टी का खाता खुला था और 2002-2004 के उपचुनाव में एसपी का सीट पर यहां पर कब्जा था, दबदबा यहां पर था। 2012-2022 में समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद यहां पर जीते। लेकिन वो, अगर हम बात करें कि जिस तरीके से चुनाव होता है, वो अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं, वहां से जीत हासिल करते हैं, इसके बाद ये सीट खाली हो जाती है और इसलिए इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। और आपको बता दें कि इस सीट पर अब लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। लेकिन दावे वादे दोनों ही पार्टी की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन ये सीट किसके खाते में जाती है, इसका इंतजार करना। उधर मिल्कीपुर का समीकरण आपने अभी समझा और अब बात राजधानी दिल्ली की करते हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली का रण दिन भी दिन और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि इसमें